इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लेखिका और रंगकर्मी विभा रानी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। विभा जी, एक बार फिर से आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। और अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि पिछले हफ्ते हमने जहां पर बातचीत को विराम दिया था वो पक्ष था एकल नाटकों का। आपने बताया कि एकल नाटकों की परंपरा आपने कैसे शुरू की और क्या उसकी खूबसूरती है, क्या विधा है। हम जानना चाहते हैं कि एकल नाटकों के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए होती है, वो ऊर्जा आप कहाँ से लाती हैं, उसके बारे में बताइए। बहुत सारे हमारे नए कलाकार हैं, नाट्यकर्मी हैं जो नाटकों से जुड़ते हैं, मंचन करते हैं, तो उनके लिए कोई प्रेरक बात बताइए। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको ऊर्जा चाहिए, जैसा आपने बताया, और उसके लिए एक ही उपाय है, मेहनत। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और मैं अपने किसी भी काम पे, चाहे मैं वो फोक प्रेजेंट करूं या मैं नाटक करूं, मैं उस पर काफी मेहनत करती हूँ। जब तक मुझे ये तसल्ली नहीं हो जाती है कि मैं इसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ ठीक ठाक तरीके से, तब तक मैं प्रस्तुत करने की हिम्मत भी नहीं लेती हूँ। और यही मैं थिएटर में कहती हूँ। थिएटर एक ऐसा माध्यम है कि अगर आप थिएटर में घुसते हैं तो आपको अपने आप ऊर्जा मिलती है। थिएटर से बढ़ करके और कोई दूसरा ऊर्जा बूस्टर आपको नहीं मिलता है जो मुझे मिलता है। बिल्कुल। तो काफी टाइम भी लगता है थिएटर से, तो बच्चों को कैसे संभाला आपने, कैसे सामंजस्य बिठाया अपने परिवार के साथ? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि मैंने 20 साल तक एक्टिव थिएटर नहीं किया, क्योंकि उस 20 साल के दरमियान मुझे अपना बहुत कुछ सहेजना था। मुझे अपना घर परिवार देखना था, बच्चे देखने थे, तमाम चीजें जो हैं। और अपने आप को मैं मुंबई में अकेले एक बक्सा लेकर के, एक सूटकेस लेकर के अकेले मैं इस शहर में उतरी थी। तो मुझे यहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश भी करना था। तो मैंने सोचा कि इस समय अगर मैं थिएटर करूं, क्योंकि थिएटर या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट एक क्रिएटिव फील्ड है, और क्रिएटिव फील्ड में इंसान कभी रिटायर नहीं होता है। लेकिन अगर मैंने ये समय छोड़ दिया तो मेरा बहुत कुछ बिखर जाएगा। तो इसलिए उस समय मैंने 20 साल तक कोई एक्टिव थिएटर नहीं किया। लेकिन थिएटर से मैंने संन्यास नहीं लिया था। मैं नाटक लिख रही थी और मेरे नाटक अलग अलग देश भर के अलग अलग ग्रुप अलग अलग जगहों पर कर रहे थे। जी, अब नाटकों का जिक्र चल ही रहा है तो हमें बताइए, अभी तो को रूम थिएटर क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, कैसे आपने शुरुआत की और किस तरह की मुश्किलों से आप जूझती हैं? देखिए, नाटक करने के लिए सबसे बड़ी हमारी जो समस्या है, और खासतौर से इस शहर में, और मेरे ख्याल से हर शहर में, कि यहाँ पर थिएटर हॉल नहीं है। अब जो भी शहर में गिने चुने थिएटर हॉल हैं, तो हम इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते पूरा शहर उस थिएटर में लंबी यात्रा तय करके देखने आएगा। दूसरी बात, हर थिएटर हॉल की फीस जो है वो इतनी लंबी चौड़ी होती है कि हम थिएटर करने वालों के पास उतना फंड होता नहीं है। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला और ये देखा कि अगर नाटक अच्छा है और चीजें अच्छी हैं तो आप जहां भी माहौल देंगे लोग वहां नाटक देखने आएंगे। दूसरे, मैंने देखा कि नाटक के प्रति लोगों की रुचि उस हिसाब से नहीं है जैसे फिल्मों और टीवी में है। टेलीविजन मैंने देखा कि हर घर में एक टीवी सेट है और लोग उसके सामने बैठ करके देख लेते हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी थिएटर को इस तरीके से क्यों ना उपलब्ध कराऊं और जन साधारण तक पहुंचाऊं, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि थिएटर तो एलीट क्लास की चीज है। और मेरी कोशिश है कि मैं उसे हर वर्ग तक, लोगों तक पहुंचाऊं। और उसी के लिए मैंने ये रूम थिएटर की कल्पना शुरू की और रूम थिएटर शुरू किया, ताकि उस इलाके के लोग और कम संसाधनों में जो है, जहां है, जैसी जगह है, वहां पर बैठें और थिएटर का आनंद लें। देखिए, मैं थिएटर के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ और उसी को बेस करके मैंने रूम थिएटर की शुरुआत की। सबसे पहला कि थिएटर के लिए नाटक कर रहे हैं तो उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस नाटक का डायरेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए और उस नाटक में काम करने वाले कलाकारों का काम बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये 3 चीज हैं तो मैं इस स्टूडियो में जहां बैठी हुई हूँ, जिस स्पेस में, मैं यहाँ पर भी नाटक करके दिखा सकती हूँ। ये विश्वास है और यही विश्वास मैं सभी को देना चाहती हूँ कि आप कहीं पर भी थिएटर कर सकते हैं। और इसी की कोशिश में और इसी को एक संकल्प के रूप में मानते हुए मैंने रूम थिएटर की शुरुआत की। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब ये रूम थिएटर अलग अलग शहरों में जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि रूम थिएटर लोगों तक पहुंच रहा है और रूम थिएटर को लोग पसंद कर रहे हैं।
जी, अलग-अलग शहरों में मंचन करती हैं आप और एकल नाटक करना मुश्किल भी होता है। कोई यादगार घटना, किसी शहर से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात शेयर करना चाहती हैं हमारे श्रोताओं से? हाँ, पटना में और सहरसा में जब मैंने पहली बार अपना नाटक किया था सहरसा में, और वो एक एकल था बिंब प्रतिबिंब, और उसमें 3 महिलाओं की कहानी थी, और उसमें लगभग जो है 17 या 18 चरित्र जो है वो आते हैं और हुँ, जिन्हें मैं हुँ। निभाती हूँ। और वो करने के लिए जब मैं पहुंची तो स्कूल का मैदान था, स्कूल के मैदान पे बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ था और सामने जो है 2000 की ऑडियंस थे। हुँ, और वहां पर जब हमने शुरू किया तो लोगों को, चूंकि वहां और उसके पहले बहुत सारे नाच गाने सब हो रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये नाटक भी कुछ वो वैसा ही होगा। लेकिन उसके बाद जो नाटक शुरू हुआ तो हुँ, लोगों हुँ। ने थोड़ी सी उसमें डिस्टरबेंस करनी शुरू की। फिर हमने कहा कि अगर आपको जी। नाटक देखना है तो आप नाटक देखें, वरना आपकी मर्जी। और उसके बाद जो है वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो बिल्कुल शांत होकर के लगभग ये नाटक जो है 80 से 90 मिनट का नाटक है, और 80 से 90 मिनट का नाटक 2000 के हुजूम ने एक खुले मैदान में देखा, जहां नाटक की कोई सुविधा नहीं थी, यहाँ तक कि माइक भी नहीं था। हमने कैसे माइक एडजस्ट करके नाटक किया था वो मुझे पता है। तो लेकिन ये नाटक की अपनी चुनौती होती है और हम इस चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपने कैदियों के बीच में जाकर भी कुछ काम किया है, तो जी। उसके बारे में बताइए कि किस तरह के नाटकों का मंचन किया है और क्या कुछ किया है? कैदियों के साथ काम करने से पहले तो मैं आपको ये इसके बारे में बताऊं कि मैंने काम जेल करना में जाकर। क्यों शुरू किया। मैं मूलतः लेखक हूं, तो जाहिर है कि मैं अपने आसपास के चरित्रों को अपने कहानियों का जो है वो पात्र बनाती हूँ और कहानियां लिखती हूँ। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं बौद्धिक रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मैं भी इसे एक्सप्लॉइट ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने तो चरित्र ले लिया, कहानी लिख दी, भेज भी दिया, छप भी गई, मुझे हुँ, हुँ, हुँ। तारीफ भी मिल गई, लेकिन उनका क्या, जिनको मैंने अपने पात्रों के रूप में उठाया है, तो उनको अपना एक अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश में मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया अवितो को। और उसके माध्यम से फिर मुझे लगा कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिसका मुझे सबसे ज्यादा संतोष हो और मुझे काम करने का एक एहसास हो कि मैंने कुछ किया और मैंने इस समाज को कुछ दिया। हुँ, तो मैंने इसलिए जेल को चुना, हुँ। क्योंकि जेल एक ऐसी जगह है जहां अंदर गया हुआ हर आदमी जो है वो डिस्ट्रेस रहता है, परेशान रहता है। तो वहां जाकर के अगर हम उन्हें आनंद के और मुस्कान के 2 पल दे सकें तो ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात होती है। और यहाँ से मैंने जेल में जाकर के प्रोग्राम करने की अपनी यात्रा शुरू की, और वहाँ मैंने आर्ट और थिएटर वर्कशॉप्स लेनी शुरू की, ट्रेनिंग लेना शुरू किया। जो मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो मेरा वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग स्किल है, मैं उसके माध्यम से लोगों को, जो इनमेट्स हैं, जो हाँ बंदी हैं, उनके साथ मैंने ये इस तरह के वर्कशॉप लेनी शुरू की। और वर्कशॉप के दौरान ही फिर मैंने उनको थिएटर वर्कशॉप के साथ साथ उनसे थिएटर परफॉर्मेंस करवाए। मुझे याद है 2010 में मैंने थाने सेंट्रल जेल में, वहाँ मैंने वहाँ जो सुप्रिटेंडेंट थे उसमें उनको मैंने कहा था कि आप मुझे कन्विक्टेड प्रिजनर दीजिए, क्योंकि हर बार जो है वो हमें वो अंडर ट्रायल ही देते थे। तो हमने कहा कि हमें कन्विक्टेड प्रिजनर दीजिए, क्योंकि कम से कम ये हम इनके साथ 10 दिन काम करेंगे तो 10 दिन ये हमारे साथ रहेंगे। और हमने उनके साथ काम किया, उनके साथ वर्कशॉप किया। और ऐसे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने नाटक तो कभी करने जैसी कोई चीज नहीं थी, कभी किया नहीं था, और सबके सब कन्विक्टेड थे। और लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ड्रग पे और ड्रग एडिक्शन पर 45 मिनट्स का प्ले खुद उन्होंने तैयार किया और आखिरी दिन उसे प्रस्तुत किया। और जब वो प्रस्तुत किया तब पूरे के पूरे वहाँ जितने भी जो दूसरे इनमेट्स देखने के लिए आए हुए थे, वो सारे देख करके जो है वो लगा कि हाँ, इन लोगों ने कुछ किया है। और जो थिएटर, जो हम हृदय परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन की बात जहाँ हम करते हैं कि थिएटर इज अ मीन्स ऑफ चेंज, जिसे हम कहते हैं, वो मुझे वहाँ पर दिखाई दिया। इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ कि वो वहाँ उस मेरे पूरे ग्रुप में जो मोस्ट नोटोरियस इनमेट था, जिसके बारे में वहाँ के सुपरिटेंडेंट भी आश्वस्त नहीं रहते थे कि कब क्या कर बैठेगा। जब नाटक खत्म हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो कह रहा था कि मैडम, अब तक तो मैं आपको मैडम कह रहा था, आज से मैं आपको मैडम नहीं कहूंगा। हमने कहा फिर आप क्या कहेंगे? आज से मैं आपको सिस्टर कहूंगा। क्या बात है।
तो ये जो है कि आज भी जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मेरे रोए सिहर उठते हैं। हमने कहा कि जेल के अंदर जो बैठे हुए हैं, हमने वहाँ कवि सम्मेलन किए, शहर के तमाम जो जितने मशहूर कवि हैं हम सब उनको ले करके गए, और उनके साथ साथ जो वहाँ इनमेट्स थे जो कविताएं लिखते थे और लिखती थी, महिला इनमेट्स भी और मेल इनमेट्स भी, उन लोगों के साथ हमने बैठ करके कवि सम्मेलन किया। उनकी कविताएं हमने सुनी, सुनवाई, और फिर उन कविताओं को हमने अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित किया। तो इस तरीके से साहित्य और थिएटर के माध्यम से हम उनके साथ इंटरेक्ट करते रहे और उनके बड़े अच्छे हमें रिस्पांस मिलते रहे। बहुत सारे नाटक आपने किए हैं, नाटक और कहानियां, कौन सी आपकी प्रिय कहानियां हैं और कौन से आपके प्रिय नाटक हैं? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है और इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि इतनी कहानियां मैंने लिखी हैं। और एक कहानी मेरी भरतपुर लुट गयो रात मोरी अम्मा, और ये भरतपुर लुट गयो रात मोरी अम्मा आप गुलाब बाई की गाई हुई ठुमरी है, और इसी को मैंने शीर्षक बनाया है, लेकिन कहानी बिल्कुल दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाती है। तो कह नहीं सकते आज की तारीख में कहूंगी कि ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और नाटक तो मैं जब जो नाटक करती हूँ मुझे वो नाटक अच्छा लगने लगता है। जैसे अभी मैं मंटो और इस्मत पर एक नाटक तैयार करी, हमारी रिहर्सल चल रही है और अगले महीने वो नाटक तैयार भी हो जाएगा, तो वो नाटक भी मुझे बेहद पसंद है। पर फिर भी जो दो नाटक जिसको मैं हमेशा करना चाहती हूँ, 3 नाटक, वो एक नाटक है बिंब प्रतिबिंब, जिसमें जो 3 महिलाओं की कहानियां, खास करके 2 विडोज के माध्यम से मैं उस कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और एक है नौरंगी नटनी, मेरा पहला फोक सोलो है। और एक नाटक जो मैं भीष्म साहनी मुझे बहुत प्रभावित करते हैं और उनकी कहानी समाधि भाई राम सिंह, उस पर मैं वो करती हूँ। और ये 3 नाटक मतलब जिसे कोई कहे कि मुझे 2 बजे रात में भी उठा के कोई कहे कि कर दो तो मैं जाके करके चली आऊंगी, मुझे बेहद पसंद है। जी, आपके नाटक नौरंगी नटनी का काफी कई जगह जिक्र हुआ, काफी चर्चित नाटक है ये, कई बार अखबारों में भी इसके बारे में पढ़ा। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली लिखने की? इस नाटक की प्रेरणा देखिए, मुझे मातृत्व बहुत प्रभावित करता है। मेरा एक और नाटक है पीर पराई, जिसमें भी कौशल्या और हिरणी के माध्यम से, जो हमारे यहाँ एक सोहर गाया जाता है, एक लोकगीत सोहर बच्चे की छठी के समय गाया जाता है, उस गाने के ऊपर वो आधारित है। उसमें भी कौशल्या और हिरणी के ऊपर जो है दोनों के मातृत्व की टसल है। नौरंगी नटनी में भी एक मातृत्व की कहानी है, जो अनकंडीशनल मदरहुड जैसे हम कहते हैं, कि माँ अपने बच्चे के लिए कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाती है। और यही इस नाटक की जो है मूल प्रेरणा है, जो मैंने यहाँ से ली। और खास तौर से इस नाटक से मैं इंस्पायर हूँ, राजस्थान की चंदा बेड़नी की कहानी है, उससे मैंने ये प्रेरणा ली है। और उसके बाद उसको जो है मैंने अपने यहाँ के मिथिला के फोक के साथ उसको ब्लेंड करके इसको मैंने प्रस्तुत किया है। तो ये शुद्ध रूप से मातृत्व की कहानी है। जी विभा जी, अब आखिर में हमें बताइए कि अजय ब्रह्मात्मा जी, जो कि आपके पतिदेव हैं और जाने माने पत्रकार हैं, उनके बारे में बताइए। उनसे आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई और कैसे परिणय सूत्र में बंधी? ये बड़ा डेलिकेट सवाल आपने पूछ दिया है, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने इस संबंध को एक ऐसे उदाहरण के रूप में रखना चाहती हूँ कि जिसमें आपको अपने जीने का पूरा स्पेस मिलता है। अजय जी से मेरी मुलाकात दरभंगा में ही हुई थी, कि वो भी एमए कर रहे थे, मैं भी एमए करने के लिए पहुंची हुई थी, और वहां से हमारी मुलाकात हुई। 1 महीने की मुलाकात थी। उसके बाद वो जेएनयू चले गए। मैं भी जेएनयू जाना चाहती थी, लेकिन फिर वही छोटी जगह की लड़की, स्मॉल टाउन गर्ल, और मेरा सामान जो है रिक्शे पे चढ़ा और रिक्शे से उतार दिया गया, और मैं बहरहाल जेएनयू नहीं जा सकी। लेकिन हम ये कहें कि उस 1 महीने की हमारी जो पहचान थी, वही बाद में जो है वो हम दोनों को एक साथ जोड़े रखने में कह सकते हैं कि सूत्र का काम करती रही। और फिर हमारी 1983 में शादी हुई। शादी भी बड़ी विषम परिस्थितियों में हुई, कोई भी तैयार नहीं थे, तो हमने खुद से शादी कर ली। और 150 रुपए में शादी की, वो भी 150 रुपए किसी और ने दिए थे, हमने नहीं दिए थे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम जो शादियों में इस तरीके की चीजें उठाते हैं कि जात है, धर्म है, पैसे हैं, अमीर है, गरीब है, इन सारी चीजों से अलग अगर आप एक दूसरे को समझते हैं और लगता है कि आप एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं, तो आप जरूर शादी करें। और माता पिता को भी चाहिए कि वो इसमें बच्चों का जरूर साथ दें। जी, फिलहाल विराम देने की बारी है, क्योंकि घड़ी की सुइयां हमसे ये कह रही हैं कि अब इजाजत लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार। नमस्कार।
इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखिका और रंगकर्मी विभा रानी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। संपादन आकांक्षा सिंह। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इनसे मिलिए